हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के सब्जेक्ट वाइज टेस्ट का सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करूंगा। आज का पहला क्वेश्चन है, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन दे रखा है f ऑफ z, जिसका रियल पार्ट u है और इमेजिनरी पार्ट b है, और इसके इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू दे रखी है 3x² और ऑप्शन में पूछा गया है कि u की किस चॉइस के लिए ये फंक्शन f होलोमॉर्फिक होगा। अब जैसे यहाँ पे फंक्शन fz दे रखा है u प्लस आयोटा बी, अगर कोई फंक्शन होलोमॉर्फिक होता है तो उसके जो रियल और इमेजिनरी पार्ट होते हैं वो फिर हार्मोनिक होते हैं। यानी अगर ये fz होलोमॉर्फिक होगा तो यहाँ पे जो u और v हैं वो फिर हार्मोनिक होने चाहिए। यहाँ पे हमारे पास b की वैल्यू दे रखी है। अब हम चेक करेंगे क्या ये फंक्शन b हार्मोनिक है या नहीं। और कोई फंक्शन हार्मोनिक तब होता है अगर वो लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। लैप्लेस इक्वेशन क्या होती है, जैसे यहाँ पे हमने b के लिए चेक करना है तो लैप्लेस इक्वेशन होगी डेल स्क्वायर v फिर 0 होना चाहिए। अगर b हार्मोनिक होगा तो b फिर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इस इक्वेशन को कहा जाता है लैप्लेस इक्वेशन। इस इक्वेशन को और कैसे हम लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं b का सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस b का सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, इनका सम 0 होना चाहिए। b हमारे पास दे रखा है 3x² तो यहां से हमें bx की वैल्यू मिल जाएगी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे 3 कांस्टेंट रहेगा, y² भी कांस्टेंट रहेगा क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा है x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे 3y² कांस्टेंट आया, बचा आपके पास x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 होगा तो यहाँ से हमें 3y² मिलेगा। अब एक बार फिर से इसे डिफरेंशिएट कर देंगे x से। अब क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, पार्शियल डेरिवेटिव हम कर रहे हैं तो ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, और क्योंकि ये कांस्टेंट हुआ तो इसके डेरिवेटिव की वैल्यू हमें 0 मिलेगी। तो यहाँ से vx की वैल्यू मिली 0। इसी तरह से vy फाइंड करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ पे 3x कांस्टेंट हो जाएगा, 3x कांस्टेंट हुआ, आगे y² का डेरिवेटिव आ जाएगा 2y, तो यहाँ से हमें मिलेगा 6xy। इसी तरह से एक बार फिर से इसे डिफरेंशिएट कर देंगे, तो यहाँ पे 6x कांस्टेंट हुआ, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 आएगा तो यहाँ से हमें 6x मिलेगा। अगर हम vxx और vyy को ऐड कर दें तो यहाँ से हमें मिलेगा 0 प्लस 6x इक्वल टू 6x, जो कि 0 के इक्वल नहीं आया। अगर b हार्मोनिक होता तो यहाँ पे इसका सम 0 के इक्वल आता। यहाँ पे सम 0 नहीं आया, इसका मतलब है जो v है वो हार्मोनिक नहीं है, नॉट हार्मोनिक। अब अगर v हार्मोनिक नहीं है तो जो फंक्शन fz था वो फिर होलोमॉर्फिक नहीं होगा, क्योंकि होलोमॉर्फिक अगर वो होता तो उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट फिर हार्मोनिक होने चाहिए थे। यहाँ पे हमें हार्मोनिक नहीं मिला तो वो फिर होलोमॉर्फिक नहीं हो सकता। तो ऑप्शन अब देखते हैं। पहला ऑप्शन है f कैन नॉट बी होलोमॉर्फिक ऑन c फॉर एनी चॉइस ऑफ u। ये ऑप्शन कह रहा है कि u कुछ भी हो f होलोमॉर्फिक नहीं होगा। ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, क्योंकि f होलोमॉर्फिक नहीं होगा भले ही u कुछ भी हो। तो यहाँ से ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन बी में था f इज होलोमॉर्फिक तो ये कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन सी में लिखा है f इज होलोमॉर्फिक तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन डी में लिखा है v इज नॉट डिफरेंशिएबल, लेकिन डिफरेंशिएबल तो v है, डिफरेंशिएशन इसकी हो रही है, तो ये ऑप्शन भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इस लाइन की इमेज फाइंड करनी है अंडर इन्वर्जन मैपिंग w इक्वल टू 1/z। जब हमें इन्वर्जन मैपिंग दी होती है तो उस केस में हम x को पुट करते हैं u/u² प्लस v² और y को पुट करते हैं -v/u² प्लस v²। और यहाँ पे क्योंकि x की वैल्यू 1 दे रखी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की जगह पे 1 रख देंगे, तो यहाँ से हमें मिलेगा 1 इक्वल टू u/u² प्लस v²। और यहाँ से हमें मिल जाएगा, ये वाली टर्म यहाँ चली जाएगी, u² प्लस b² इक्वल टू u, और यहाँ से हमें मिलेगा u² प्लस v² माइनस u इक्वल टू 0। और ये इस लाइन x इक्वल टू 1 की इमेज रहेगी, और ये हमारे ऑप्शन डी में दिया था।
तो यहाँ से ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है और हमें इस सर्कल की इमेज फाइंड करनी है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है यहाँ से z की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम ये z-2 यहाँ ले जाएंगे लेफ्ट साइड, तो यहाँ से हमें मिलेगा zw माइनस 2w इक्वल टू 2z। z वाली टर्म एक साइड करेंगे तो इसे भेज देते हैं लेफ्ट साइड और इसे भेज देते हैं राइट साइड को, तो यहां से आ जाएगा zw माइनस 2z इक्वल टू 2w। यहां से z और z कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा w माइनस 2 इक्वल टू 2w। तो यहां से हमें z की वैल्यू मिल जाएगी 2w अपॉन w माइनस 2। अब हमारे पास सर्कल दे रखा है मॉड ऑफ z माइनस 1 लेस देन 1, तो यहाँ पे इस z की जगह पे इसकी वैल्यू ये वाली रख देंगे, तो हमें मिलेगा z की जगह पे वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2w अपॉन w माइनस 2 माइनस यहाँ पे आगे 1 दे रखा है लेस देन 1। अब इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से मिलेगा 2w, ये डिनोमिनेटर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर जाएगा, बाहर माइनस है तो साइन चेंज होंगे तो यहाँ पे माइनस w प्लस 2 हो जाएगा और नीचे एलसीएम आएगा w माइनस 2 मॉड लेस देन 1 और यहाँ से हमें मिलेगा 2w माइनस w, यहाँ पे w रह जाएगा प्लस 2 लेस देन और डिनोमिनेटर को दूसरी तरफ भेज देंगे तो यहाँ से आ जाएगा w माइनस 2। नॉर्मली हम कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लेते हैं, यहाँ पे w कॉम्प्लेक्स फंक्शन है तो w को हम लेंगे u प्लस आयोटा v फॉर्म का, तो यहाँ पे w की जगह मैं लिखूंगा u प्लस आयोटा v प्लस 2 लेस देन और आगे यहाँ पे w की जगह पे u प्लस आयोटा b रियल और इमेजिनरी पार्ट की फॉर्म में और माइनस 2 आगे। और इसके बाद हमें यहाँ से क्या मिलेगा, u रियल है 2 भी रियल है तो u और 2 को एक साथ लिखते हैं प्लस आयोटा v, इसी तरह से यहाँ पे भी ये करते हैं u और माइनस 2 साथ में आ जाएगा प्लस आयोटा b। अब अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b होता है, इसका मॉडुलस क्या आ जाता है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यह आ जाता है। तो यहाँ पे भी मॉड दिया है तो इसमें भी आ जाएगा अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और यहाँ भी सेम आ जाएगा, लेकिन अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल भी हो सकता है तो यहाँ से अंडर रूट हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे सीधा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इज लेस देन, यहाँ पे भी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। आपको ये क्वेश्चन देखने में लेंथी लग सकता है क्योंकि समझाने के लिए मुझे सारे स्टेप्स लिखने पड़ रहे हैं। जब आप एक बार इस क्वेश्चन को कर लोगे तो फिर आप बीच में से कोई स्टेप स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, u स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, आगे आ जाएगा 4u प्लस वी स्क्वायर लेस देन, यहाँ पे u स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4u प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, u स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, 4 और 4 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा 4u इज लेस देन माइनस 4u और एक साइड इन्हें करेंगे तो यहाँ पे ये प्लस 4u हो जाएगा, तो हमें यहाँ से मिलेगा 8u इज लेस देन 0। 8 को भी दूसरी तरफ भेजेंगे तो यहाँ से u इज लेस देन 0। अब क्योंकि हमने w को लिया था u प्लस आयोटा b, यानी u बेसिकली रियल पार्ट है w का, तो यहां से हमें मिला रियल ऑफ w लेस देन 0। ये हमारा आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए और ये इमेज बनेगी उस सर्कल की। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, तो यहां से ऑप्शन हमारा बना ऑप्शन ए, रियल ऑफ w लेस देन 0। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एफ यू प्लस आयोटा v इज डिफाइंड इन सम नेबरहुड ऑफ z नॉट एंड सच दैट u v ux uy vx vy are continuous and satisfy CR equation at z naught, then read the following statement। स्टेटमेंट फर्स्ट है कि f एनालिटिक होगा z नॉट पे, स्टेटमेंट सेकंड है कि z नॉट रेगुलर पॉइंट होगा f का, और स्टेटमेंट थर्ड है कि f का डेरिवेटिव एट z नॉट एग्जिस्ट करेगा। और हमने बताना है कि इन तीन में से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही होगी।
अगर मान लो कोई फंक्शन एफ यू प्लस आयोटा वी हमारे पास दे रखा है और इसमें u और v के सारे पार्शियल डेरिवेटिव ux, uy, vx, vy एग्जिस्ट करते हो और वो CR इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करते हो, तो हम ये नहीं कह सकते कि फंक्शन फिर एनालिटिक होगा। लेकिन अगर CR इक्वेशन के साथ साथ वो पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस भी होते हैं, तब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फंक्शन एनालिटिक होगा। इस केस में कॉन्टिन्यूटी दे रखी है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि फंक्शन एनालिटिक होगा। अगर फंक्शन एनालिटिक है z नॉट पे, तो फिर z नॉट रेगुलर पॉइंट होगा बाय डेफिनेशन, क्योंकि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक होता है किसी पॉइंट पे, तो वो पॉइंट फिर रेगुलर पॉइंट होता है। और इसी के साथ क्योंकि एनालिटिक है तो डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट करेगा ही z नॉट पे, तो यहां से ये तीनों स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट होती और यहां से हमारा ऑप्शन सी सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक फंक्शन दिया है एफ जेड अंडर रूट मॉड ऑफ एक्स वाई और हमसे ये पूछा गया है कि z इक्वल टू 0 पॉइंट पे क्या फंक्शन एनालिटिक होगा, डिफरेंशिएबल होगा, CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया कि अगर कोई फंक्शन CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो जरूरी नहीं वो एनालिटिक हो। CR इक्वेशन नेसेसरी कंडीशन होती है एनालिटिक होने के लिए, यानी अगर किसी फंक्शन को एनालिटिक होना है तो उसे CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं होती है। सफिशिएंट का मतलब कि अगर कोई फंक्शन CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो ये सफिशिएंट नहीं है ये कहने के लिए कि वो फिर एनालिटिक होगा। लेकिन जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा कि CR इक्वेशन सेटिस्फाई करने के साथ साथ अगर वो पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस भी होते हैं तब फंक्शन एनालिटिक होता है। और इस क्वेश्चन में आपको वही देखने को मिलेगा। यहाँ पे फंक्शन CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा लेकिन वो एनालिटिक और डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो चेक करते हैं इसे। सबसे पहले हम CR इक्वेशन के लिए देखेंगे, तो उसके लिए हमें ux चाहिए z इक्वल टू 0 पॉइंट पे। z इक्वल टू 0 का मतलब है x और y दोनों 0 होंगे, तो पार्शियल डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है 0 पॉइंट पे और ये इक्वल होता है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 u ऑफ, क्योंकि फंक्शन u है, u ऑफ x कॉमा 0 माइनस u ऑफ 0 कॉमा 0 डिवाइडेड बाई x माइनस 0। तो यहां से हमें मिलेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब अगर फंक्शन में देखें, हम नॉर्मली एफ जेड को लेते हैं u प्लस आयोटा वी। यहाँ पे आयोटा वाली टर्म नहीं है, यानी इमेजिनरी पार्ट नहीं है। यहाँ से हमें मिलेगा u की वैल्यू है अंडर रूट मॉड ऑफ एक्स वाई और v दे रखा है 0। अब हमें यहाँ पे u ऑफ x कॉमा 0 की वैल्यू चाहिए, यानी x को हमने x रखना है और y को 0 रखना है। तो y को अगर यहाँ पे 0 रखेंगे पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ से हमें मिलेगा 0। u ऑफ 0 में हमने x और y दोनों को 0 रखना है, फिर भी हमें 0 मिल जाएगा, नीचे आ जाएगा x। अब ऊपर 0 आ गया है तो इसकी वैल्यू हमें 0 ही मिलेगी, तो यहाँ से हमें ux मिला 0। इसी तरह से अगर uy फाइंड करेंगे हम 0 पॉइंट पे, उसकी वैल्यू भी हमें 0 मिलेगी। v तो हमारे पास दे ही रखा है 0, तो इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे x के साथ तो 0 मिलेगा, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे y के साथ तो भी 0 मिलेगा। और हमारी CR इक्वेशन होती थी ux इक्वल टू वी वाई और uy इक्वल टू माइनस वी ऑफ x। अब क्योंकि इसकी वैल्यू भी 0 है, इसकी भी 0 है, इसकी भी 0 है और इसकी भी 0 है, सबकी वैल्यू 0 है, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी क्योंकि 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी CR इक्वेशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ से ऑप्शन सी तो सही ऑप्शन होगा। अब चेक करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। हमें f की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है z इक्वल टू 0 पॉइंट पे। ये आ जाएगी लिमिट z अप्रोचेस टू 0 f ऑफ z माइनस f ऑफ 0 अपॉन z माइनस 0 से। ये हमारा फॉर्मूला रहता है डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए। तो यहां से हमें मिल जाएगा लिमिट z अप्रोचेस टू 0 और फंक्शन दे रखा है हमारे पास अंडर रूट मॉड ऑफ एक्स वाई माइनस f ऑफ 0 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, यानी हमने z की जगह पे 0 रखना है और z इक्वल टू 0 का मतलब है x कॉमा वाई पॉइंट को हमने रखना है 0 x की जगह भी 0 और y की जगह भी 0। तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो f0 की वैल्यू 0 मिल जाएगी और नीचे आएगा z। और अब क्योंकि z को हम लेते हैं x प्लस आयोटा y, तो यहां से हमें मिल जाएगा लिमिट z अप्रोचेस टू 0 को मैं लिख सकता हूं x कॉमा वाई
अप्रोचेस 0,0 और ऊपर आ गया अंडर रूट मॉड ऑफ एक्स वाई और नीचे z को हम लिखेंगे x प्लस आयोटा वाई। अब हम क्या करेंगे, ये जो लिमिट हमने फाइंड करनी है, ये लिमिट हम y इक्वल टू एम एक्स इस रास्ते से चेक करेंगे। तो y को हमने एम एक्स रखना है, तो यहां से हमें मिलेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, क्योंकि y यहां से खत्म हो गया, y पूरा हमने x में कन्वर्ट कर दिया और यहां से आगे मिल जाएगा अंडर रूट मॉड ऑफ x, y की जगह एम एक्स रख दिया और नीचे आ जाएगा x प्लस आयोटा एम एक्स विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे होगा क्या, ऊपर x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, अंडर रूट के बाहर एक्स स्क्वेयर आएगा तो वहां से हमें x मिल जाएगा ऊपर, नीचे से भी x कॉमन आ जाएगा तो नीचे भी x आएगा, x x कैंसिल हो जाएगा। अब पूरे क्वेश्चन में x खत्म हो गया तो इस लिमिट की जरूरत नहीं रही, तो यहां से हमें क्या मिला, अंडर रूट मॉड ऑफ m डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा m। यानी यहां से जो लिमिट आई वो यूनिक नहीं आई, ये डिपेंड करेगी m पे, अगर m चेंज होगा तो लिमिट चेंज होगी। यूनिक लिमिट नहीं मिली, इसका मतलब फंक्शन फिर डिफरेंशिएबल नहीं होगा z इक्वल टू 0 पे। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं अब। तो यहाँ से हमें फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं मिला, ऑप्शन बी कैंसिल हो जाएगा। अब अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है तो वो फिर एनालिटिक भी नहीं होगा, तो यहाँ से ऑप्शन ए भी कैंसिल हो जाएगा, इसी के साथ ऑप्शन डी भी कैंसिल हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इस इंटेग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है। z को हम नॉर्मली लेते हैं x प्लस आयोटा वाई के इक्वल, तो यहां से हमें z बार मिल जाएगा, इसका कंजुगेट, कंजुगेट में हम इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं तो यहां से हमें मिलेगा x माइनस आयोटा वाई। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं z प्लस जेड बार, तो यहां से हमें मिल जाएगा आयोटा वाई माइनस आयोटा वाई कैंसिल हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x, और इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स जो था वो z का रियल पार्ट था, तो इसे हम लिख सकते हैं रियल ऑफ z। तो यहां से हमें 2 रियल ऑफ z की वैल्यू मिल गई z प्लस जेड बार। यहाँ पे 2 रियल ऑफ z है, इसकी जगह हम z प्लस जेड बार लिखेंगे, तो यहां से हमें मिलेगा इंटेग्रल, और यहाँ पे दे रखा है यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल यानी जिसका सेंटर 0 पे है, रेडियस 1 है, और ऊपर हमें मिला z प्लस जेड बार और नीचे z प्लस 2 मिला dz विच इज इक्वल टू, अब z बार जो होता है इसकी वैल्यू यूनिट सर्कल में 1 अपॉन z के इक्वल होती है, तो यहां से हमें मिलेगा फिर z प्लस जेड बार की जगह हम रख देंगे 1 अपॉन z और नीचे आएगा z प्लस 2 साथ में dz। इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ऊपर z को एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा z स्क्वायर प्लस 1 और नीचे z आ जाएगा, और उस z को हम डिनोमिनेटर में नीचे लिख देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास यूनिट सर्कल दे रखा था, यहाँ पे 1 आएगा, रेडियस इसकी 1 थी, सेंटर 0 पे था। अब नीचे से अगर पॉइंट्स निकालें, इस फैक्टर से हमें z की वैल्यू -2 मिलेगी, -2 सर्कल के बाहर है, और इससे हमें वैल्यू मिल जाएगी z इक्वल टू 0, और 0 सर्कल के अंदर है। तो इसमें हम क्या करते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू सर्कल के अंदर आ रही है तो इसको छोड़कर जो बाकी बचा उसे हम नाम दे देते हैं एफ जेड, जेड स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई जेड प्लस 2। यहाँ पे अब इस इंटेग्रल का जो आंसर होगा वो होता है 2 पाई आयोटा इंटू एफ ऑफ, क्योंकि अंदर जो वैल्यू आ रही थी वो 0 आ रही थी, तो एफ ऑफ 0 विच इज इक्वल टू, यहाँ से हमें मिलेगा 2 पाई आयोटा, एफ ऑफ 0 के लिए z को यहाँ पे 0 रख देंगे, z को यहाँ पे 0 रखा, 0 प्लस 1 और 0 प्लस 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, 2 से 2 कैंसिल होगा तो हमें मिलेगा पाई आयोटा। और अब ऑप्शन देख लेते हैं, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन बी सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक पावर सीरीज दी है, हमें इसकी आरओसी यानी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करनी है। सबसे पहले हम इस पावर सीरीज को एक्सपेंड करते हैं, यानी n की जगह पे यहाँ पे पहले 1 रखेंगे तो हमें मिलेगा z की पावर 1, प्लस फिर n की जगह 2 रखेंगे तो z की पावर 2 फैक्टोरियल होगा, और 2 फैक्टोरियल होगा 2 के इक्वल, और फिर 3 रखेंगे तो पावर में 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल होता है 6, 4 रखेंगे तो पावर में 24 आ जाएगा, क्योंकि 4 फैक्टोरियल 24 होता है, तो हमें ये एक्सपेंशन मिलेगी। नॉर्मली जो पावर सीरीज होती है वो इस फॉर्म की होती है, an z की पावर n, यानी z की पावर n का जो कॉफिशिएंट होता है वो an होता है, तो यहां से हमें an की वैल्यू मिल जाएगी
z की पावर 1 में an की वैल्यू 1 है, z की पावर 2 में भी 1 है, z की पावर 6 में भी 1 है। बीच में यहाँ पे z की पावर 3 आएगा, वो यहाँ पे नहीं है, यानी वहां पे an की वैल्यू 0 रहेगी। तो यहां से हमें an की दो वैल्यू मिल रही है। एक वैल्यू मिलेगी 1 जब n की वैल्यू आपकी 1 होगी, 2 होगी, 6 होगी, 24 होगी, सो ऑन, और बाकी जगह हमें 0 वैल्यू मिल जाएगी अदरवाइज। और ROC का हमारा फॉर्मूला रहता है 1/r इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an की पावर 1/n, और an का सुप्रीमम हम लेते हैं। अब क्योंकि सुप्रीमम वैल्यू हमें 1 से मिलेगी, तो इसलिए हम an को 1 रख देंगे, तो यहां से हमें मिल जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 की पावर 1/n, और 1 की पावर 1/n की लिमिट 1 होती है। ये हमने एक क्वेश्चन में डिस्कस भी किया था प्रीवियस वीडियो में। तो यहां से हमें 1/r की वैल्यू मिल गई 1, तो फिर हमें r की वैल्यू भी यहां से 1 ही मिलेगी। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारी 1 रहेगी, तो यहां से ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है f ऑफ z, और उसकी वैल्यू दी है कोसिकेंट 1/z-1 के इक्वल, और हमें बताना है कि z इक्वल टू 1 पे इसकी कौन सी सिंगुलरिटी होगी। अब कोसिकेंट 1/sin के इक्वल होता है, तो इसे हम लिख देंगे 1/sin, और आगे एंगल दिया है 1/z-1। अब सिंगुलरिटी इसकी कहां पे होगी, जहां पे डिनोमिनेटर 0 होगा। तो सिंगुलरिटी हमें मिलेगी जहां पे साइन 1/z-1 की वैल्यू 0 होगी, और साइन की वैल्यू 0 रहती है n पाई पे, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, एक्स एक्सिस पे जो एंगल बनते हैं वहां पे साइन की वैल्यू 0 रहती है। यानी यहां से जो एंगल 1/z-1 होगा वो फिर n पाई के इक्वल होना चाहिए, तभी साइन की वैल्यू 0 होगी। अगर यहां पे रेसिप्रोकल कर दें, z-1 ऊपर चला जाएगा, और यहां पे n पाई 1 के नीचे आ जाएगा, और यहां से हमें z की वैल्यू मिल जाएगी, -1 दूसरी साइड जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो 1 + 1/n पाई। अब अगर इसकी लिमिट हम फाइंड करें, यानी n को इन्फिनिटी पुट करें, तो 1/∞ यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो यहां से हमें 1 मिला। बेसिकली ये हमारी सिंगुलरिटी आई थी सारी, और इनका लिमिट पॉइंट हमें 1 मिला। जब हमने इसकी लिमिट निकाली तो हमें 1 मिला। 1 बेसिकली लिमिट पॉइंट है सिंगुलरिटी का। ये हमारे पास टोटल सिंगुलरिटी थी, और सिंगुलरिटी का जो लिमिट पॉइंट होता है वो नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी होती है। तो यहां से हमारा ऑप्शन डी सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास गामा एक कर्व दी है, और गामा दिया है 2 + 4 cos थीटा के इक्वल, और थीटा की वैल्यू दी है 0 और 2 पाई के बीच में, और हमें इस इंटेग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो गामा की वैल्यू दी है वो a + b cos थीटा टाइप की है, जहां पे b a से बड़ा है। अगर इस तरह की कर्व आपके पास दी हो तो वो इक्वेशन ऑफ लीमाकॉन होती है। अब हम इस लीमाकॉन को ड्रॉ करेंगे। और ये होता है लीमाकॉन का स्ट्रक्चर, और ये वाला जो पॉइंट होगा वो पॉइंट होता है b + a, 0, और ये वाला जो पॉइंट होता है वो होता है b - a, 0। अब b हमारे पास दे रखा है 4, और a दे रखा है 2, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा 4 + 2 यानी 6, 0, और ये पॉइंट आ जाएगा 4 - 2 यानी 2, 0। अब यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर से हम z की वैल्यू निकालेंगे, तो यहां से हमें z इक्वल टू 1 मिल जाएगा, और 1 पॉइंट यानी 1, 0 यहाँ पे अंदर लाई करेगा, और इस इंटेग्रल की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी 2 पाई आयोटा इनटू वाइंडिंग नंबर। तो यहां से हमें मिलेगा 2 पाई आयोटा। अब ये वाइंडिंग नंबर क्या होता है, हमें बेसिकली इस पॉइंट z इक्वल टू 1 का वाइंडिंग नंबर फाइंड करना है, और 1 का वाइंडिंग नंबर क्या होगा, यहाँ पे 1 है, 1 को ये कर्व कितनी बार वाइंड कर रही है। जैसे यहाँ पे देखें, एक बार इस कर्व के अंदर आ गया 1, एक ये हुआ, और दूसरा इसके अंदर भी आ गया,
तो इसके बाहर आपको 2 कर्व देखने को मिल रही है, तो इसीलिए इस 1 का वाइंडिंग नंबर 2 होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और ये मल्टीप्लाई होके बनेगा 4 पाई आयोटा। तो यहाँ से ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन होगा। अगर कोई नंबर यहाँ का दिया होता है, जैसे मान लो 3,0, तो उसका बाइंडिंग नंबर 1 ही होता है, क्योंकि कर्व बाहर एक बार ही उसे बाइंड कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें रेजिड्यू फाइंड करना है इस फंक्शन का एट z इक्वल टू इन्फिनिटी। इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में इसके फैक्टर बना लेते हैं। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो हमें नीचे मिल जाएगा z माइनस 1 इंटू जेड प्लस 1। और यहाँ से हमें पोल मिल रहे हैं, यहाँ पे z की वैल्यू निकालेंगे, z माइनस 1 को इक्वल टू 0 रखेंगे तो z की वैल्यू 1 मिल जाएगी, और यहाँ से z की वैल्यू माइनस 1 मिल जाएगी। तो पोल हमारे 1 और माइनस 1 आए। अब हम पहले z इक्वल टू 1 पे रेजिड्यू फाइंड करते हैं, उसे हम नाम देते हैं R1। z इक्वल टू 1 पे रेजिड्यू फाइंड करना है, तो यहाँ से हमें मिलेगा लिमिट z अप्रोचेस टू 1, z माइनस पॉइंट हमारा 1 था, z इक्वल टू 1 पे हम रेजिड्यू फाइंड कर रहे हैं, तो वो पॉइंट यहाँ लिखते हैं हम, और आगे पूरा फंक्शन लिख देते हैं। और फंक्शन हमारे पास था z क्यूब अपॉन z माइनस 1 इंटू जेड प्लस 1। z माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे z को 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब 1 आ जाएगा, नीचे यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें रेजिड्यू 1/2 मिला। इसी तरह से हम R2 रेजिड्यू फाइंड करेंगे z इक्वल टू माइनस 1 पे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा लिमिट z अप्रोचेस टू माइनस 1, और आगे आ जाएगा z माइनस, आगे हमने माइनस 1 लिखना है, तो माइनस 1 की वजह से यहाँ पे z प्लस 1 हो जाएगा, और आगे पूरा फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन z क्यूब अपॉन z माइनस 1 इंटू जेड प्लस 1 था, यहाँ पे z प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा माइनस 1 का क्यूब ऊपर माइनस 1 आ जाएगा, और नीचे यहाँ पे माइनस 1 पुट करेंगे तो -1 -2 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल होगा, तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल जाएगी 1/2। तो यहाँ से हमें रेजिड्यू एट इन्फिनिटी कितना मिलेगा, इसे मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूँ, रेजिड्यू एट इन्फिनिटी ये इक्वल होता है माइनस ऑफ सम ऑफ रेजिड्यू एट पोल, और पोल आपके पास थे 1 और -1, और इन पे रेजिड्यू आया था R1 और R2, इनका सम करना है, बाहर माइनस लगाना है, ये होता है इन्फिनिटी पे रेजिड्यू। और यहां से आ जाएगा माइनस, इसकी वैल्यू 1/2 थी, और आगे भी 1/2 वैल्यू थी, तो 1/2 प्लस 1/2 1 आ जाएगा, तो यहां से रेजिड्यू हमें -1 मिलेगा। ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है, और हमसे पूछा गया है कि एट z इक्वल टू 0 क्या ये CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा या नहीं, या फिर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं। तो सबसे पहले CR इक्वेशन देख लेते हैं। अब क्योंकि फंक्शन में z बार दिया है, और अगर फंक्शन में z बार दिया होता है, तो उस केस में हम क्या कहते हैं कि अगर पार्शियल डेरिवेटिव फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू z बार जहां पे 0 होगा, उन पॉइंट पे फंक्शन फिर CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z बार। तो यहाँ पे z बार के रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगा, और z स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ से डेरिवेटिव हमें मिलेगा z स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0, और यहाँ से z की वैल्यू मिल जाएगी 0, यानी z इक्वल टू 0 पॉइंट पे CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, और z इक्वल टू 0 पॉइंट पे ही हमसे पूछा है। तो पहले ऑप्शन में लिखा है डज नॉट सेटिस्फाई CR इक्वेशन, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला हम लगाएंगे, लिमिट z अप्रोचेस टू 0 f ऑफ z माइनस f ऑफ 0 अपॉन z माइनस 0, और यहां से हमें मिल जाएगा लिमिट z अप्रोचेस टू 0, और फंक्शन की वैल्यू हमारे पास दे रखी है z स्क्वायर z बार माइनस f ऑफ 0 की वैल्यू आ जाएगी, अगर यहाँ पे फंक्शन में z को 0 रखेंगे ये पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ से 0 और नीचे आएगा z, और यहाँ से हमें मिलेगा लिमिट z अप्रोचेस टू 0, एक z यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा z बार। अब अगर z को 0 रखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हमें 0 मिलेगी, ये वाली लिमिट एग्जिस्ट हुई, देयरफॉर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन सी में लिखा है इज डिफरेंशिएबल, तो यहाँ से ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन बी में लिखा था सेटिस्फाई CR इक्वेशन,
बट नॉट डिफरेंशिएबल। CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन ये डिफरेंशिएबल है तो इसलिए ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। और यहां से एनालिटिक भी ये फंक्शन नहीं होगा क्योंकि सिर्फ एक ही पॉइंट पे CR इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। क्योंकि अगर कोई फंक्शन सिंगल पॉइंट पे डिफरेंशिएबल भी हो जाए तो फिर वो फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है। एनालिटिक होने के लिए एक ऐसा नेबरहुड भी एग्जिस्ट करना चाहिए उस पॉइंट के लिए जिसमें फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं इस फंक्शन के लिए। क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं, और वो दो कंडीशन कौन सी है? पहली कंडीशन है कि उन पॉइंट्स पे फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन है उन पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। यानी जिन पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक होता है और फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है वो पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट होते हैं। लेकिन अगर इस फंक्शन में देखें तो z इक्वल टू 0 पे इस फंक्शन को प्रॉब्लम है। z इक्वल टू 0 इस फंक्शन की सिंगुलरिटी है, यानी z इक्वल टू 0 पे फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। अगर इस पे एनालिटिक नहीं हो रहा है तो पहली कंडीशन z इक्वल टू 0 पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इस वजह से z इक्वल टू 0 क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा। तो हमारे ऑप्शन में भी 0 नहीं आना चाहिए। यहाँ पे 0 दिया है तो ये ऑप्शन कैंसिल, यहाँ पे 0 दिया है ये ऑप्शन कैंसिल, यहाँ पे 0 दिया है ये ऑप्शन कैंसिल। तो यहाँ से ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। लेकिन फिर भी इसे सॉल्व कर देते। यहाँ से हम पहले डेरिवेटिव फाइंड करेंगे f का। तो यहाँ से f डैश z हमें मिल जाएगा 1/2, बाहर कांस्टेंट है, z का डेरिवेटिव 1 होगा, और 1 अपॉन z का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन z स्क्वायर। अब ये जो डेरिवेटिव है वो इक्वल टू 0 होना चाहिए, वहां से हमें पॉइंट्स मिलेंगे तो इसे इक्वल टू 0 कर देंगे। 1/2 को दूसरी तरफ भेजा तो 0 में 0 हो जाएगा, और यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 - 1 अपॉन z स्क्वायर इक्वल टू 0, और यहाँ से मिल जाएगा -1 अपॉन z स्क्वायर इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, रेसिप्रोकल करेंगे z स्क्वायर ऊपर, तो यहाँ से मिल जाएगा z स्क्वायर इक्वल टू 1 एम्प्लाइज z इक्वल टू +-1। सेकेंड कंडीशन से हमें यहाँ से 2 पॉइंट मिले +-1, और +-1 पे ये फंक्शन एनालिटिक भी है, इसकी सिंगुलरिटी सिर्फ z इक्वल टू 0 पे थी, तो ये दो हमारे क्रिटिकल पॉइंट होंगे। ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन दे रखा है और हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है मॉड ऑफ एफ की ऑन यूनिट डिस्क दिस। तो यहाँ पे मॉड ऑफ एफ किसके इक्वल आ जाएगा? मॉड ऑफ एफ की वैल्यू ये है, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ 2z स्क्वायर -1, और इसे मैं लिख सकता हूं यहाँ पे मॉड ऑफ 2z स्क्वायर प्लस -1, और मॉड ऑफ a प्लस बी लेस देन इक्वल होता है मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b के, तो यहां से हमें मिल जाएगा मॉड ऑफ 2z स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ -1, और ये इक्वल होगा 2 मॉड के बाहर आ जाएगा 2 मॉड z स्क्वायर प्लस -1 का मॉड 1 होता है। अब क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू इस डिस्क पे हमने निकालनी है और इस डिस्क पे z मैक्सिमम जा रहा है 1 तक, तो मैक्सिमम वैल्यू फिर हमें z इक्वल टू 1 पे मिलेगी, तो यहाँ पे z को 1 पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू z इक्वल टू 1 पे मिल रही है तो बाकी वैल्यू छोटी हो गई, तो यहाँ से मिल जाएगा 2, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, और ये आ जाएगा 2 + 1 यानी 3। तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से 3 मिली, बाकी सारी वैल्यू 3 से कम रहेगी, तो यहाँ से ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन होगा। और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लेट pz एंड qz बी टू नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री m एंड n रिस्पेक्टिवली। p पॉलिनोमियल दे रखा है m डिग्री का, q पॉलिनोमियल दे रखा है n डिग्री का। द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ hz, हमने hz के रूट बताने हैं, और hz दे रखा है pz इंटू qz के इक्वल। अब जैसे मान लो कोई पॉलिनोमियल आपके पास है z³ प्लस 2z, और एक पॉलिनोमियल है z स्क्वायर प्लस 5। अब इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 2 है। अगर इनका प्रोडक्ट करेंगे तो डिग्री हाईएस्ट चली जाएगी जब ये वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी, तो इस टर्म में z की पावर आ जाएगी, यहाँ पे पावर 3, यहाँ पे पावर 2, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो हाईएस्ट पावर चली जाएगी 5।
यानी जो पॉलिनोमियल बनेगा वो डिग्री 5 का बनेगा। अब डिग्री 5 का बनेगा तो इसके 5 रूट होंगे। और यहाँ इस क्वेश्चन में लिखा था कि जो p पॉलिनोमियल है m डिग्री का है, q n डिग्री का है, तो hz इनकी मल्टीप्लिकेशन से बन रहा है, तो फिर hz m प्लस n डिग्री का पॉलिनोमियल होगा और इसमें फिर m प्लस n रूट होंगे। तो यहाँ से ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन होगा। तो ये था इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक यू।